गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आशीष शर्मा, फिजिक्स एजुकेटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे जो राजस्थान बोर्ड है आरपीएससी, उसका सिलेबस क्या और सिलेबस का इंट्रोडक्शन क्या है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। देखिए सिलेबस को किस तरह से डिवाइड किया गया और सिलेबस के हिसाब से एग्जाम पैटर्न किस तरह का होता है, तो वो सारा मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है। सिलेबस जो है उसको मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि जो अपनी बुक है फिजिक्स की, उसके दो पार्ट किए जा सकते हैं, फर्स्ट बुक और सेकंड बुक। तो फर्स्ट बुक में हम मेनली स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकत्व। मतलब हम यहाँ पर उन पॉइंट्स के बारे में स्टडी करते हैं जिनको हमने देखा नहीं है, केवल जो हाइपोथेटिकल है, जिनको हम फील कर सकते हैं, और उन हाइपोथेटिकल या परिकल्पनिक चीजों के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकत्व, तो जैसे जिसमें आप देख रहे हैं कि दो नाम आ रहे हैं, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो मतलब आवेश हो गया, चार्ज हो गया, और मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेट से रिलेटेड, मैग्नेटिक इफेक्ट, चुंबकीय प्रभाव, इनके बारे में। तो अपना जो पार्ट फर्स्ट है, मतलब पहली जो बुक है, उसमें अपन केवल दो ही चीजों के बारे में स्टडी करेंगे। एक तो चार्ज के बारे में, चार्ज के अकॉर्डिंग हम विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव, संधारित्र, अलग अलग चीजों के बारे में स्टडी करेंगे, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे चुंबकत्व या चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को अपन दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट ब्रांच जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर वैद्युतिकी, और सेकंड ब्रांच जो है वो है इलेक्ट्रोडायनेमिक या वैद्युत गतिकी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम स्टडी करते हैं स्थिर आवेश या स्टैटिक चार्जेस के बारे में। मतलब ऐसे आवेश जो स्थिर हैं, गति नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में इस शाखा के अंतर्गत, इस ब्रांच के अंतर्गत हम स्टडी करते हैं। तो चार्ज एट रेस्ट का मतलब क्या हुआ कि जो चार्ज मूव नहीं कर रहा है, जिसकी वेलोसिटी या जिसका वेग या जिसकी चाल क्या है, जीरो है। तो ऐसे चार्जेस होते क्या हैं, ठीक है, चार्ज होते क्या हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उनकी क्या क्या गुणधर्म होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको किस तरह से डिफाइन किया जाए, उनकी क्या परिभाषा दी जाए, वो सारी चीज हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में अपन क्या क्या स्टडी करेंगे। तो अपन फर्स्ट जो चैप्टर है, उसमें फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे स्थिर आवेशों के गुणधर्म। पहले हम पढ़ेंगे स्थिर आवेश होते क्या हैं, स्टैटिक चार्जेस क्या होते हैं, और उन चार्जेस के हिसाब से उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है, गुणधर्म क्या होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर आवेशों के बारे में पढ़ने के पश्चात हम ये पढ़ेंगे कि आवेशों के द्वारा कौन कौन से प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं, which are the effects which are generated by the electric field, तो सॉरी इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे विद्युत क्षेत्र क्या होता है, चार्ज के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है, और वो क्या होता है, उसको किस तरह से डिफाइन किया जाए, उसका क्या फॉर्मूला होगा, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। फिर हम स्टडी करेंगे इससे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर विद्युत क्षेत्र के लिए नियम और उनके अनुप्रयोग। मतलब विद्युत क्षेत्र जो है उसको कैसे फाइंड किया जाए, लॉज फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड और देयर एप्लीकेशंस। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनता है किसी भी स्टैटिक चार्ज की वजह से, स्थिर आवेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र बनता है, उसको कैसे ज्ञात किया जाए, उसके लिए नियम कौन कौन से हो सकते हैं, और उन नियमों के क्या क्या अनुप्रयोग हो सकते हैं, उनको कहाँ कहाँ उपयोग में लाया जा सकता है। वो चैप्टर होगा अपना सेकंड चैप्टर। मतलब ये फर्स्ट चैप्टर हो गया आपका, ये पूरा ये अपना फर्स्ट चैप्टर हो गया इन दोनों को मिला करके। सेकंड चैप्टर हो गया अपना ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लॉज क्या क्या होंगे और उनके एप्लीकेशन क्या होंगे। तो ये अपना सेकंड चैप्टर हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है विद्युत विभव और विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब स्टैटिक चार्ज जो है वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर जब शिफ्ट होता है, डिस्प्लेस करता है, मूवमेंट करता है, चलता है, गति करता है, तो उस केस में उस चार्ज को मूव कराने के लिए क्या वर्क डन होता है, क्या कार्य किया जाता है, उस कार्य के हिसाब से, उस वर्क डन के हिसाब से हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस
विद्युत विभव और विभवांतर। ठीक है, ये अपना थर्ड चैप्टर है। तो इसमें हम विभव और विभवांतर के अलावा हम और भी कई सारी चीजें पढ़ेंगे। जैसे हम पढ़ेंगे कि किसी भी चार्ज की वजह से पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, उसको कैसे डिराइव किया जाए, किसी आवेश की वजह से विद्युत विभव कितना बनता है, उसको कैसे निकाला जाए। उसके पश्चात हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होती है, स्थिर वैद्युतिकी ऊर्जा क्या होती है। जैसे आप स्थितिक या स्थितिज ऊर्जा के बारे में स्टडी करते हैं, वैसे ही स्थितिज ऊर्जा को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। जैसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा है, वैसे होती है स्थिर वैद्युतिकी स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो वो क्या होती है, उसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाए आवेश के परिप्रेक्ष्य में चार्ज के कॉरस्पॉन्डिंग, वो सारी चीज हम पढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर। थर्ड चैप्टर हो गया ये। नेक्स्ट चैप्टर आता है जो कि चार्ज रेस्ट पर ही आधारित है, वो है धारिता एवं संधारित्र। कंडक्टर्स जो होते हैं, चालक जो होते हैं, उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो चार्ज को स्टोर, आवेशित करने का कार्य करते हैं। तो वो चार्ज को कैसे स्टोर करते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी के हिसाब से कौन सा कोफिशिएंट डिफाइन किया जा सकता है, कौन सा आप ये कह सकते हैं स्थिरांक परिभाषित किया जा सकता है, वो हम स्टडी करते हैं धारिता के बारे में। फिर हम पढ़ते हैं संधारित्र कि चार्ज को स्टोर करने वाली डिवाइस कैसी हो सकती है, उसमें क्या प्रिंसिपल काम करता है, वो कैसे स्टोर करती है चार्ज को, और चार्ज को स्टोर करने की उसकी कैपेसिटी क्या होती है, उसको उसके द्वारा आवेशों को संग्रहित करने की क्या क्षमता होती है, वो सारी चीज हम पढ़ते हैं धारिता एवं संधारित्र के अंदर। तो ये अपना फोर्थ चैप्टर हो जाता है। तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अपना जो पार्ट फर्स्ट है, पहली किताब जो है फिजिक्स के अंदर, उसमें हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकत्व। मतलब हम यहाँ पे आवेश जो हैं उनके अनुसार जो प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव, उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो हम आवेशों के, स्थिर आवेशों के अनुसार जो कौन कौन से प्रभाव उत्पन्न होते हैं, कौन कौन से गुण उत्पन्न होते हैं, उनके अनुसार क्या क्या प्रॉपर्टीज बनती हैं, वो सारी चीज हम इन 4 चैप्टर्स के अंदर पढ़ते हैं। तो शुरुआत वाले जो 4 चैप्टर हैं वो किस पर बेस्ड हैं, स्थिर आवेश, चार्ज एट रेस्ट, जो चार्ज गति नहीं कर रहा है, स्थिर है, उसके बारे में। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट क्या है, इलेक्ट्रोडायनेमिक, वैद्युत गतिकी। तो डायनेमिक वर्ड आ गया तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर चार्ज मूविंग कंडीशन में आ गया है, आवेश क्या हो रहा है, गतिशील अवस्था में आ गया है। तो चार्ज जब गतिशील अवस्था में होगा तो उसके अनुसार क्या क्या इफेक्ट बनेंगे, क्या क्या प्रभाव बनेंगे, वो सारी चीज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक या वैद्युत गतिकी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं गतिशील आवेशों के अंतर्गत विद्युत धारा के बारे में। जब आवेश गति करेगा, इलेक्ट्रॉन किसी भी चालक में गति करेगा, आपने पढ़ा हुआ है 10th क्लास के अंदर कि जब इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर गति करता है, एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होता है, गति करता है, तो उस आवेश के गतिशील होने पर विद्युत धारा उत्पन्न होती है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक चार्ज, एक कंडक्टर ले लिया, उस कंडक्टर को हमने क्या किया, एक बैटरी से या एक सेल से जोड़ दिया। एक चालक ले लिया, उसको हमने एक सेल से जोड़ दिया, और जैसे ही सेल से जोड़ेंगे तो एक चालक के दोनों तरफ क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस, एक विभवांतर उत्पन्न होगा, जिस विभवांतर की वजह से उस चालक के अंदर एक धारा प्रवाहित होगी। तो धारा किस वजह से प्रवाहित होगी, जब इलेक्ट्रॉन उस चालक के अंदर गति करेंगे, मतलब आवेश क्या हो गया, गतिशील अवस्था में आ गया। तो जब आवेश गतिशील अवस्था में आ गया तो क्या बन गई, विद्युत धारा बन गई। तो विद्युत धारा क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। विद्युत धारा के अनुसार हम प्रतिरोध क्या होते हैं, प्रतिरोधकता क्या होती है, चालकता क्या होती है, और प्रतिरोधों का संयोजन किस तरह से किया जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, और इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, वो किस तरह से काम करता है, इलेक्ट्रिक सेल्स का कॉम्बिनेशन किस तरह से होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, सेल का संयोजन कैसे किया जाता है, सेल के अनुसार विद्युत ऊर्जा क्या होती है, विद्युत शक्ति क्या होती है, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, वो सारी चीज हम स्टडी करते हैं इस विद्युत धारा वाले चैप्टर के अंदर। मतलब ये चैप्टर नंबर आपका आ गया नंबर 5। उसके बाद में इलेक्ट्रिक करंट के बेस्ड पर, विद्युत धारा के आधार पर अगला चैप्टर बनाया गया विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट्स। यहाँ पर हम विद्युत धारा के अनुसार बनने वाले परिपथों के बारे में चर्चा करते हैं, जैसे व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर सेतु, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, विभव मापी।
तो ये सारे प्रायोगिक परिपथ होते हैं, प्रैक्टिकल सर्किट डायग्राम्स होते हैं, जिनको हम प्रैक्टिकली भी स्टडी करते हैं और थियोरेटिकली भी स्टडी करते हैं। लेबोरेटरी के अंदर या लैब के अंदर जो फिजिक्स की लैब होती है उसमें ज्यादातर जो एक्सपेरिमेंट्स करवाए जाते हैं 12th क्लास के अंदर, वो सारे एक्सपेरिमेंट इस चैप्टर में दिए गए हैं। तो मतलब ये चैप्टर जो है वो प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों बेस पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो सारे सर्किट्स किस तरह से काम करते हैं और उनमें क्या क्या प्रिंसिपल काम करता है, इलेक्ट्रिक करंट किस तरह से उसमें बिहेव करती है, वो सारी चीज हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंतर्गत। फिर हम पढ़ते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय ये आपका नंबर 6 चैप्टर हो गया, 6th चैप्टर हो गया। नेक्स्ट चैप्टर है आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जब आवेश, यहां पर हम बात करेंगे जब आवेश गति कर रहा है, आवेश क्या कर रहा है, गति कर रहा है, परंतु उसका जो वेग है वो कैसा है, नियत है। जो चार्ज है वो मूविंग है, लेकिन उसका मूवमेंट या उसकी जो वेलोसिटी है या उसकी जो स्पीड है वो कैसी है, कांस्टेंट है। चार्ज मूव तो कर रहा है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, आवेश नियत वेग से गति कर रहा है, अर्थात उसका जो त्वरण है वो जीरो है, अर्थात उसका एक्सेलरेशन जो है वो जीरो है। तो उस कंडीशन में जो मूविंग चार्ज है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूविंग जो चार्ज है, वो एक इफेक्ट जनरेट करता है जिसको अपन कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। और वो मैग्नेटिक इफेक्ट किसकी वजह से बनता है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से बनता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वो किसकी वजह से बना, करंट की वजह से बना। और करंट किसकी वजह से बनेगा, जब चार्ज मूव करेगा। तो जब चार्ज मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से गति कर रहा है, तब उस मूविंग चार्ज की वजह से एक इफेक्ट जनरेट होगा, मूविंग मैग्नेटिक इफेक्ट। उस मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। इस चैप्टर के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग अपन कुछ लॉज पढ़ेंगे, कुछ नियम पढ़ेंगे, जैसे बायो-सावर्ट्स लॉ है। बायो-सावर्ट्स लॉ से हम ये फाइंड करेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे निकाला जाता है, उसका डेरिवेशन क्या होता है, उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं। ठीक है, बायो-सावर्ट नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनाया जा सकता है या कैसे उत्पन्न किया जा सकता है, उसका डेरिवेशन क्या होगा। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे एम्पियर्स लॉ, एम्पियर का जो नियम है। एम्पियर का नियम भी हमें यही बताता है कि हम चुंबकीय क्षेत्र की गणना कैसे कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होता है तो उसकी कैलकुलेशन कैसे की जा सकती है। तो ये अपना 7th चैप्टर आ जाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के बारे में। तो मैग्नेटिक इफेक्ट समझ में आ गया चार्ज का। अब उस मैग्नेटिक इफेक्ट के बेसिस पे मैग्नेटिज्म क्या होता है। मैग्नेटिज्म एक प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी वस्तु जिसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगी, चुंबकीय गुण होंगे, वो दूसरी वस्तुओं को आकर्षित कर सकती है। तो वो किस तरह से आकर्षित कर सकती है, उस गुण के बारे में हम चर्चा करेंगे इस चैप्टर के अंदर, जिसको अपन मैग्नेटिज्म या चुंबकत्व कह रहे हैं। और उसी मैग्नेटिज्म पर बेस्ड हम कुछ मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में स्टडी करेंगे, जिनको हम चुंबकीय पदार्थ या मैग्नेटिक मटेरियल्स बोल सकते हैं। आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा 3 तरह के मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। मतलब लोहा चुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ। वो किस तरह से व्यवहार करते हैं, उनके क्या क्या विशेषताएं होती हैं, वो सारी चीज हम स्टडी करते हैं इस चैप्टर के अंतर्गत। मतलब ये चैप्टर नंबर हो गया 8। फिर हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। मतलब हमने इस चैप्टर के अंदर 7th चैप्टर के अंदर पढ़ा कि जब किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होगी, किसी भी चालक के अंदर धारा प्रवाहित होगी, तो उसके चारों ओर क्या बनेगा, एक चुंबकीय क्षेत्र, एक चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होगा। लेकिन हम इसका रिवर्स पॉसिबल कर सकते हैं क्या, या सोच सकते हैं क्या। रिवर्स पॉसिबल होने का क्या मतलब हुआ कि हमने ये बोला कि यहां पर किसी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रही है, तो करंट फ्लो हो रही है तो उसके चारों ओर क्या गया, एक मैग्नेटिक इफेक्ट बन गया। एक धारा प्रवाहित हो रही है, इसके चारों ओर धारा प्रवाहित होने से चालक तार के चारों ओर क्या कर गया, एक चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो गया। लेकिन मैं ये कहूं कि अगर हम ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट बन रहा है, ये जो चुंबकीय प्रभाव बन रहा है, इस चुंबकीय प्रभाव को अगर परिवर्तित करें
चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करें, समय के अनुसार मैग्नेटिक इफेक्ट में टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करें, तो क्या उससे धारा को उत्पन्न किया जा सकता है? मतलब हम इसका उल्टा पॉसिबल सोच रहे हैं, ठीक है। तो वही सारी चीज हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और इस विद्युत चुंबकीय प्रेरण में हम मूलतः दो नियमों के बारे में चर्चा करेंगे, एक फैराडे का नियम और एक लेंज का नियम, एक फैराडे लॉ और एक लेंज लॉ। इन्हीं दोनों नियमों पर आधारित ये पूरा चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही रोचक एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो इस चैप्टर को हम नंबर देंगे 9th चैप्टर, ये नवा चैप्टर है आपका। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो है प्रत्यावर्ती धारा, ऑल्टरनेटिंग करंट। अभी हमने ये पढ़ा इलेक्ट्रोडायनेमिक के अंतर्गत कि विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट जो जनरेट होती है वो चार्ज के मूव करने से जनरेट होती है। लेकिन जो करंट है वो दो तरह की हो सकती है, एक धारा जो समय के अनुसार परिवर्तित नहीं हो रही है, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रही है, तो वो करंट होगी स्टैटिक करंट, जिसको अपन डीसी करंट भी कह सकते हैं। स्टैटिक करंट या स्थैतिक धारा, जो धारा समय के अनुसार परिवर्तित नहीं हो रही है, परंतु जब धारा समय के अनुसार परिवर्तित हो और वो धारा समय के अनुसार परिवर्तित होने के साथ साथ अपनी दिशा में भी परिवर्तन करे, अपने डायरेक्शन में भी चेंज करें, तो उस प्रत्यावर्ती धारा, उस धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है। और उस प्रत्यावर्ती धारा के बारे में हम इस चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो हम इस चैप्टर में बेसिकली ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं वो पढ़ती हैं, और उसके साथ साथ ऑल्टरनेटिंग करंट के बेसिस पे जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स बनाए जाते हैं, जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक कैपेसिटर है, लाइक इंडक्टर है, लाइक रजिस्टर है, ठीक है, मतलब प्रेरकत्व है, प्रतिरोध है और संधारित्र है, उसके आधार पर वो परिपथ किस तरह से काम करते हैं, बहुत सारे परिपथों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करते हैं। फिर हम इसी में एक इलेक्ट्रिक डिवाइस, जो मेन डिवाइस होती है, जिसको अपन इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर कहते हैं, ट्रांसफार्मर, विद्युत ट्रांसफार्मर कहा जाता है, उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंतर्गत स्टडी करते हैं। तो इस चैप्टर को हम नंबर दे देते हैं 10th नंबर। और लास्ट में मैंने लिखा हुआ है विद्युत चुंबकीय तरंगे। देखिए ये चैप्टर वैसे तो सेकंड बुक में दिया हुआ है, लेकिन ये चैप्टर इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक पार्ट है, इसलिए मैं उसको फर्स्ट पार्ट में डाल रहा हूं, न कि सेकंड पार्ट में। तो मैं इसको नंबर 11 दे देता हूं। विद्युत चुंबकीय तरंगों में अपन क्या पढ़ेंगे कि यहाँ पर अपन पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है अगर वो मूव कर रहा है, और मूव कैसे कर रहा है, विद वेलोसिटी, विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब उसकी जो चाल है या उसका जो वेग है वो समय के अनुसार परिवर्तित हो रहा है, मतलब वेग बढ़ भी सकता है, वेग घट भी सकता है, मतलब उसका त्वरण जीरो नहीं है। तो वो गतिशील आवेश जो है वो दो तरह के प्रभाव उत्पन्न करता है, एक विद्युत प्रभाव और एक चुंबकीय प्रभाव। विद्युत प्रभाव जो समय के अनुसार परिवर्तित होगा और चुंबकीय प्रभाव जो समय के अनुसार परिवर्तित होगा, मतलब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उस आवेश की वजह से उत्पन्न होंगे और दोनों ही क्षेत्र परिवर्तित होंगे, मतलब समय के अनुसार चेंज होते रहेंगे। तो उन दोनों क्षेत्रों के एक साथ उत्पन्न होने से जो तरंगे बनती हैं उनको कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में चर्चा करेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, उनके लिए क्या क्या समीकरणें दी गई, उनके क्या क्या प्रभाव उत्पन्न होते हैं, वो सारी चीजें हम स्टडी करेंगे। और इसी चैप्टर के अंतर्गत हम संचार व्यवस्था के बारे में भी बात करेंगे कि कम्युनिकेशन किस तरह से पॉसिबल होता है। एक जो प्रेषक होता है जो अपनी सूचना को प्रेषित कर रहा है किसको, अभिग्राही तक, जो उस सूचना को प्राप्त कर रहा है, उसके अंतर्गत संचार जो है वो किस तरह से संभव हो सकता है, कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल हो सकता है, उस कम्युनिकेशन में किस तरह के डिवाइसेस काम करती हैं, किस तरह के उपकरण काम करते हैं, वो सारा भी हम इसी चैप्टर के अंतर्गत स्टडी करते हैं। तो बेसिकली अपन ये बोल सकते हैं कि अपना जो फिजिक्स पार्ट फर्स्ट है वो फिजिक्स पार्ट फर्स्ट इन चैप्टर्स पर आधारित है। और इस चैप्टर में मेन बेसिकली अपन ने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकत्व। तो जो मैंने आप बताया आपको पार्ट फर्स्ट के बारे में, उम्मीद करता हूं कि वो बात आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं पार्ट सेकंड की, जो सेकंड बुक है उसकी बात करते हैं। उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आपने 11th क्लास में ये पढ़ा हुआ है कि फिजिक्स जो है उसकी फिजिक्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, एक क्लासिकल फिजिक्स और एक मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स जो है उसमें हम उन
प्रिंसिपल्स को पढ़ते हैं जो बहुत पहले दे दिए गए थे, जैसे न्यूटन्स के प्रिंसिपल है, न्यूटन्स ने जो लॉज दिए थे, उसमें जो भी इन्वेंशन किए थे, वो सारी चीजें हम क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। मतलब जिसका जिसका रिलेशन किसी भी पार्टिकल नेचर से नहीं है या क्वांटम से नहीं है। और हम सेकंड बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स की। तो मॉडर्न फिजिक्स में हम जो आधुनिक या वर्तमान समय में जो भी खोजें हो रही हैं, जो स्मॉल स्ट्रक्चर पर बात चल रही है कि जो फोटॉन्स हैं या फोटॉन्स के अकॉर्डिंग क्वांटम जो है उसको किस तरह से डिफाइन किया गया, क्वांटम के बेसिस पे जो भी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी आ रही है उसके बारे में जो भी इन्वेंशन या जो भी स्टडी करी जा रही है वो मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आती है। तो हमने जो अभी पार्ट फर्स्ट जो पढ़ा था वो सारा पार्ट जो है केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जब हम पार्टिकल नेचर की बात करें उसको छोड़ दें तो सारा पार्ट जो है वो क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत स्टडी किया जाता है। और जो सेकंड बुक है, सेकंड बुक में हम लगभग कुछ पार्ट जो है मॉडर्न फिजिक्स या आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत स्टडी करते हैं। तो आइए मैं बताता हूँ सेकंड पार्ट क्या है अपना। सेकंड पार्ट जो है उसमें अपन फर्स्ट स्टडी करते हैं प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स के बारे में। तो ऑप्टिक्स जो है उसके दो पार्ट दिए हुए हैं, एक किरण प्रकाशिकी रे ऑप्टिक्स और एक है तरंग प्रकाशिकी वेव ऑप्टिक्स। किरण प्रकाशिकी में हम बात करते हैं लाइट के ज्योमेट्रिकल इफेक्ट को, प्रकाश का जो ज्यामितीय प्रभाव है उसके बारे में बात करते हैं। मतलब प्रकाश जो है उसके अनुसार प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन कैसे होता है, प्रकाश का रिफ्रैक्शन अपवर्तन कैसे होता है, और उस रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के बेसिस पे हम लेंस के थ्रू या दर्पण के थ्रू या फिर हम क्या कह सकते हैं प्रिज्म के थ्रू किस तरह से प्रतिबिंब बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, वस्तु कहाँ रखी जाए, कहाँ पर प्रतिबिंब होगा, उसमें किस तरह से परावर्तन होगा, उसमें किस तरह से अपवर्तन होगा, ठीक है, जो भी प्रतिबिंब बनेगा उसका आकार क्या होगा, वस्तु का आकार की तुलना में प्रतिबिंब छोटा बन रहा है बड़ा बन रहा है, वो सारी चीजें हम इस किरण प्रकाशिकी अर्थात ज्यामितीय प्रकाशिकी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ज्यामितीय प्रकाशिकी से मतलब आप ये मान सकते हो कि हम यहाँ पर ऐसी चीजों के बारे में, ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं जिनका आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से काफी बड़ा होता है। प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है, वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो अप्रॉक्स होती है 10⁻⁻7 मीटर, 10⁻⁷ मीटर। और जो हम लेंस यूज करते हैं या हम दर्पण यूज करते हैं या हम कोई ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट का इमेज बना रहे हैं, तो उन सभी का आकार इससे क्या होता है काफी बड़ा होता है। तो इस सारी स्टडी को हम किसके अंतर्गत रखते हैं या किसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम पढ़ते हैं, किरण प्रकाशिकी या रे ऑप्टिक्स के बारे में स्टडी करते हैं। फिर हम बात करते हैं तरंग प्रकाशिकी वेव ऑप्टिक्स। तो प्रकाश जो है ये बताया गया है कि प्रकाश जो है उसकी द्वैत प्रकृति होती है, उसका डुअल नेचर होता है। मतलब प्रकाश जो है वो तरंग स्वरूप में भी होता है और प्रकाश जो है वो कणीय स्वरूप में भी होता है। मतलब प्रकाश का संचरण एक स्थान से जब दूसरे स्थान की तरफ होता है तो प्रकाश का संचरण दो तरीके से हो सकता है, या तो वेव के थ्रू या तरंग के थ्रू, या फिर हो सकता है पार्टिकल के थ्रू। मतलब कि अपन ऐसा मान सकते हैं कि कोई भी वेव कैसे बन सकती है कि हम किसी भी सोर्स या एनर्जी का सोर्स होगा उससे हम क्या करेंगे, कोई भी मीडियम है उस मीडियम में वाइब्रेशन जनरेट करेंगे। तो मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करेंगे, एक पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, फिर उसने अपनी एनर्जी सेकंड वाले पार्टिकल को दी तो वो वाइब्रेट कर रहा है, फिर उसने अपनी एनर्जी थर्ड वाले पार्टिकल को दी तो वो वाइब्रेट कर रहा है। तो इस तरह से एनर्जी पार्टिकल टू पार्टिकल वाइब्रेट होते हुए ट्रांसफर हो रही है। तो उस पार्टिकल के मेथड से जो मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर आएगा वो वेव के थ्रू आएगा। तो मतलब प्रकाश का जो संचरण है वो कणों के कंपन करने की वजह से तरंगों के रूप में स्थानांतरण होगा, ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं कि जब प्रकाश किसी द्रव्य से, किसी पदार्थ से या किसी सतह से क्रिया करेगा, उससे टकराएगा, उसके ऊपर स्ट्राइक करेगा, तब हम प्रकाश को किसके तरह मान के चलेंगे कि प्रकाश एक छोटा सा कण है, प्रकाश कण के रूप में संचरित होते हुए उस द्रव्य से, उस पदार्थ से, उस सतह से क्रिया कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। तब हम प्रकाश को कणीय स्वरूप में मानते हुए या प्रकाश को फोटोन के रूप में मानते हुए स्टडी करेंगे। तो हम इस चैप्टर के अंतर्गत तरंग प्रकाशिकी के अंदर प्रकाश के तरंग स्वरूप के बारे में या वेव नेचर के बारे में स्टडी करेंगे और उस वेव नेचर के अकॉर्डिंग बनने वाले इफेक्ट्स, जैसे
इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, मतलब व्यतिकरण क्या होता है, विवर्तन क्या होता है, ध्रुवण क्या होता है, वो सारे इफेक्ट जो है इस चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करे जाएंगे। तो इस चैप्टर को नंबर दे सकता हूँ 12, 11 तक हमने पीछे दे दिए थे, तो ये चैप्टर नंबर हो गया 12 और ये चैप्टर नंबर हो गया 13। इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि ये दोनों चैप्टर्स काफी लेंथी चैप्टर्स हैं और लेंथी होने के साथ साथ ज्यादा मार्क्स वाले चैप्टर भी हैं। इन दोनों चैप्टर में से लगभग 9 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये मार्क्स के हिसाब से देखा जाए तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर माने गए हैं। अब हम बात करते हैं अगले चैप्टर की, जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव और द्रव्य की प्रकृति, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डुअल नेचर ऑफ मैटर। मतलब हम यहाँ पर प्रकाश के कणीय स्वरूप के बारे में बात करेंगे कि प्रकाश जो है वो कण के रूप में अर्थात फोटोन के रूप में संचरित होते हुए किसी द्रव्य से, किसी पदार्थ से क्रिया करता है और उस पदार्थ से क्रिया करने के पश्चात एक इफेक्ट जनरेट करता है, एक प्रभाव उत्पन्न करता है, जिसको अपन कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो वो इफेक्ट क्या होता है, उसका एक्सपेरिमेंट क्या है, उस एक्सपेरिमेंट के अनुसार क्या क्या कंक्लूजन निकाले गए हैं, वो सारी चीज हम स्टडी करते हैं इस प्रकाश विद्युत प्रभाव के अंतर्गत। फिर हम पढ़ते हैं द्रव्य की द्वैत प्रकृति, जो मैटर है, मैटर मतलब जिसके पास कुछ ना कुछ मास है, मास मतलब जो पार्टिकल से बनकर मिला हुआ है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। तो परमाणु कि ये मौलिक कण होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, और उन फंडामेंटल पार्टिकल से कोई भी एटम बनता है, फिर एटम से मॉलिक्यूल बनता है, अणु बनता है, और अणु से पदार्थ या सब्सटेंस बनता है। तो जो मेटल पार्टिकल्स होते हैं वो दोनों तरह की प्रकृति शो करते हैं, मतलब दोनों तरह की, मतलब वो पार्टिकल नेचर को तो शो करते ही हैं, साथ ही साथ वो वेव नेचर को या तरंग प्रकृति को भी दर्शाते हैं। ये बात डी ब्रोगली की परिकल्पना द्वारा समझाई गई थी। तो हाइपोथेसिस ऑफ डी ब्रोगली क्या है या डी ब्रोगली की परिकल्पना क्या है, वो सारा हम स्टडी करते हैं इस पार्ट के अंदर, द्रव्य की द्वैत प्रकृति। तो ये चैप्टर नंबर हो जाता है 40। फिर हम बात करते हैं अगले चैप्टर की, मतलब ये जो तीनों चैप्टर हैं वो किस पर आधारित हैं, लाइट ऑप्टिक्स पर आधारित हैं। ठीक है, अब हम लाइट से परे अगले चैप्टर्स की बात करते हैं। तो अगला जो चैप्टर अपना वो है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखिए अभी मैंने कहा कि हम फिजिक्स को दो पार्ट्स में स्टडी करें, एक क्लासिकल और एक मॉडर्न। तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट, ये सारा जो है ये मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है, आधुनिक भौतिकी, क्योंकि हम यहाँ पे सब छोटी छोटी चीजों के बारे में स्टडी करते हैं। परमाणु संरचना जो है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो परमाणु के बारे में बताया गया है कि अलग अलग साइंटिस्ट ने परमाणु के अलग अलग मॉडल्स दिए थे। ठीक है, उन मॉडल्स में क्या क्या थ्योरी दी, क्या क्या एक्सपेरिमेंट उन्होंने करके बताए, और उस थ्योरी के अकॉर्डिंग परमाणु को किस तरह से डिफाइन किया गया, किस तरह से परिभाषित किया गया, और उन परिभाषाओं के आधार पर उन्होंने कुछ हाइपोथेसिस, परिकल्पनाएं बनाई। उन परिकल्पनाओं के आधार पर किस तरह की कैलकुलेशन की गई, परमाणु की त्रिज्या निकाली गई, परमाणु में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का वेग निकाला गया, उसका आवर्तकाल, उसका टाइम पीरियड निकाला गया। तो अलग अलग कैलकुलेशन भी की गई। वो सारी चीजें हम इस परमाणु संरचना के अंतर्गत पढ़ते हैं। फिर इस चैप्टर को हम नंबर दे सकते हैं 15th नंबर। फिर अब बात करते हैं अगले चैप्टर की, नाभिकीय भौतिकी, 16th नंबर चैप्टर है। तो नाभिकीय भौतिकी में जैसा आपका नाम दिख रहा है नाभिकीय, मतलब नाभिक के बारे में हम स्टडी करेंगे। नाभिक जो है उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं, मतलब प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स जो हैं, इनसे मिलकर बना हुआ है। तो इनके बीच में किस तरह का फोर्स जनरेट होता है, ठीक है, उस फोर्स के अकॉर्डिंग इसमें किस तरह की रिएक्शंस हो सकती हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी क्या है, रेडियो एक्टिवता क्या है, कि जो अनस्टेबल न्यूक्लिया हैं, जो अस्थायी नाभिक होते हैं, वो किस तरह का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, स्थायी नाभिक किस तरह का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, उस व्यवहार के आधार पर कौन कौन सी प्रक्रियाएं या कौन से प्रोसेसेस हो सकते हैं, कौन कौन सी रिएक्शंस हो सकती हैं। नाभिकीय भौतिकी के अंतर्गत हम दो तरह की अभिक्रियाओं या रिएक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं। एक होती है अपनी फिजन रिएक्शन, एक होती है फ्यूजन रिएक्शन, विखंडन अभिक्रिया और संलयन अभिक्रिया। विखंडन में नाभिक जो है वो टूटता है और संलयन में नाभिक आपस में जुड़ता है। तो कैसे जुड़ता है, कैसे टूटता है, वो सारा स्टडी करते हैं नाभिकीय भौतिकी में। तो इसमें जो रेडियो एक्टिविटी है, रेडियो एक्टिवता के अस्थायी नाभिक अपने आप को सेल्फ डिकेड करते हैं, उनका अपने आप स्वयं विघटन होता है। तो वो विघटन किस तरह हो सकता है, वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट माना गया है नाभिकीय भौतिकी के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है
ठोस अर्धचालक भौतिकी या सेमीकंडक्टर फिजिक्स, जिसको नाम दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए इसमें हम पढ़ते हैं अर्धचालकों के बारे में। हमने ये पढ़ा हुआ कि आवेश के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, चालक, कुचालक और अर्धचालक। चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर्स के अंदर, और उनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो सकता है, धारा का चालन हो सकता है। लेकिन जो नॉन कंडक्टर्स होते हैं अर्थात इंसुलेटर होते हैं, कुचालक होते हैं, उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं। नहीं पाए जाते हैं तो उनमें इलेक्ट्रिसिटी जो है पास नहीं हो सकती, करंट पास नहीं हो सकती है। ठीक है। और जो सेमीकंडक्टर होते हैं, अर्धचालक जो होते हैं, उनका बिहेवियर दोनों मटेरियल्स की तरह हो सकता है, चालकों और कुचालकों, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की तरह बिहेव कर सकते हैं। जब लो टेम्परेचर होता है, लो टेम्परेचर आपने कह सकते हैं 0 केल्विन टेम्परेचर या 300 केल्विन से कम ताप होगा, तो उस ताप पर अर्धचालक जो हैं वो कुचालकों की तरह व्यवहार करेंगे, मतलब उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं बन पाएंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं बन पाएंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाएगी। परंतु जब हम ताप को बढ़ा देते हैं, अप्रॉक्स 300 केल्विन ताप जो है या रूम टेम्परेचर जब कर देते हैं, तो उस ताप पर उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेवलप हो जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन विकसित हो जाते हैं, बन जाते हैं, उनकी वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो वो सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं वो सारा स्टडी हम करेंगे। सेमीकंडक्टर के अकॉर्डिंग कौन कौन से टाइप उसके हो सकते हैं, उन टाइप्स के बेसिस पे, उनके प्रकारों के आधार पर कौन कौन से डिवाइसेस, जैसे डायोड बनाया जा सकता है, ट्रांजिस्टर बनाया जा सकता है, ऑसिलेटर, दोलित्र बनाया जा सकता है, ठीक है, लॉजिक सर्किट्स बनाए जा सकते हैं, तार्किक परिपथ बनाए जा सकते हैं। तो वो कैसे बनते हैं, उनकी क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, उनके अकॉर्डिंग कौन कौन से इफेक्ट जनरेट होते हैं, कौन कौन से ग्राफ बनाए जा सकते हैं, कौन कौन से कैलकुलेशंस हो सकती हैं, वो सारा जो स्टडी है वो इस चैप्टर के अंतर्गत किया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैप्टर माना गया है, और इस चैप्टर के अंतर्गत कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अप्रॉक्स 6 मार्क्स के क्वेश्चन जो है इसमें से आ सकते हैं अकेले चैप्टर में से। तो ये एक मार्किंग के हिसाब से देखा जाए, नंबरों के हिसाब से देखा जाए, तो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जा सकता है। तो ये अपना सेकंड पार्ट हो गया, सेकंड बुक हो गई। तो टोटल मिलाकर के 17 चैप्टर दिए गए हैं, और उन 17 चैप्टर्स का मैंने डिस्क्रिप्शन आपको बता दिया है। अब उन चैप्टर्स के बेसिस पे एग्जाम का पैटर्न क्या होता है वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। एग्जाम पैटर्न जो है उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका क्लासिफिकेशन किया गया है मार्क्स के हिसाब से। तो किस तरह का क्लासिफिकेशन है कि शॉर्ट टाइप आंसर हो सकते हैं, मतलब छोटे उत्तर जो हो सकते हैं उनके आधार पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर उनसे थोड़े वेरी मतलब आप ये कह सकते हैं उनसे थोड़े से बड़े क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो 2 नंबर के पूछे जा सकते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर्स जो होंगे वो 1 मार्क्स के होंगे, शॉर्ट आंसर्स जो होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे, फिर उससे मीडियम आंसर जो होंगे वो 3 मार्क्स होंगे, और जो लार्ज आंसर्स वाले जो क्वेश्चन होंगे वो 4 मार्क्स के होंगे। तो इस तरह से जो क्वेश्चंस की जो कैटेगरी है उसके आधार पर मार्क्स को डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट अपन ये बोल सकते हैं कि स्मॉल, वेरी स्मॉल क्वेश्चंस जो आते हैं वो 1 मार्क्स के होते हैं, और वो कितने क्वेश्चंस आते हैं, 13 क्वेश्चंस आते हैं। तो उनके जो आंसर्स अपन को लिखने होते हैं वो 1 या 2 लाइनों में आ सकते हैं, मैक्सिमम 3 लाइन हो सकती हैं। फार्मूला लिख रहे हो तो फार्मूला 1-2 लाइनों में आ सकता है, या छोटा क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल पार्ट के फॉर्म में पूछ लिया तो न्यूमेरिकल में कुछ लॉजिक लगाना होता है, तो वो लॉजिक किस तरह से काम कर रहा है वो अपन को देखना होता है। तो मेरे हिसाब से जो मेरा ओपिनियन है वो ये कहता है कि जो मार्क्स डिडक्ट होते हैं, मार्क्स कट जाते हैं, वो इन्हीं क्वेश्चंस में कटने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस कहीं पर भी कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। उसके लिए आपको पूरी बुक का नॉलेज होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी बुक की कोई भी लाइन जो है वो क्वेश्चन के फॉर्म में बन सकती है। तो उसमें आपको चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो मालूम होना चाहिए। अगर आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट मालूम है, चैप्टर अपन को क्या समझाना चाह रहा है, वो सारी चीजें अगर अपन जानते हैं तो वो ये क्वेश्चन करना अपने लिए आसान हो जाता है। इसलिए इन क्वेश्चंस को ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। फिर अपन पढ़ते हैं, फिर अपन डिवाइड करते हैं क्वेश्चंस को सेकंड पार्ट में। जो क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर के, 2 नंबर के मतलब जो वेरी शॉर्ट आंसर हैं उनसे थोड़े से बड़े, मतलब इनको अपन आधे पेज में, हाफ पेज मान सकते हैं, या पूरे कंप्लीट पेज मान सकते हो। इसमें डायग्राम बनाना पूछा जा सकता है, या फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है वो पूछा जा सकता है, या कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अलावा इसमें आपको रीजनिंग वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया उसका रीजन क्या है, कारण क्या हो सकता है, वो उस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं मार्क्स के हिसाब से। तो ये 2 नंबर के 11 क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
एक नंबर के 13 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो एक नंबर के हिसाब से 13 नंबर के क्वेश्चन आ गए, और 2 नंबर के हिसाब से 11 क्वेश्चन है तो 22 नंबर के ये क्वेश्चन हो गए। फिर हम बात करते हैं अगले पार्ट में। तो अगले पार्ट में अपन ये बोल सकते हैं कि 3 क्वेश्चन आते हैं 3-3 नंबर के। तो 3 क्वेश्चन जो 3-3 नंबर के आते हैं वो इनसे बड़े होंगे, जिनका आंसर अपन 1 से 1.5 पेज में दे सकते हैं। तो इसमें आपको डायग्राम पूछा जा सकता है, डेरिवेशन पूछा जा सकता है कि कोई भी फॉर्मूला निकाल कर विद्युत क्षेत्र निकालना है अपन को, तो विद्युत क्षेत्र का डेरिवेशन क्या है, उसके लिए आपने क्या डायग्राम, क्या नियम इस्तेमाल किया, नियम को लिखना, उसका डेरिवेशन करना, वो सारा। ठीक है, तो ये बड़े क्वेश्चन के रूप में माना जा सकता है। इसमें ग्राफ बनाना पूछा जा सकता है, या इसमें क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन के 2 पार्ट कर दिए, एक में डेफिनेशन पूछ लिया, एक में डेरिवेशन पूछ लिया, या एक में रीजन वाला क्वेश्चन पूछ लिया, दूसरे पार्ट में उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लिया। इस तरह से इसको डिवाइड किया जा सकता है। फिर आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट में 4 क्वेश्चन आएंगे, सॉरी 3 क्वेश्चन आएंगे 4-4 नंबर के। ठीक है, 3 क्वेश्चन होंगे 4-4 नंबर के। 4-4 नंबर के मतलब बड़े क्वेश्चंस हैं, जिनका आंसर 2 या 3 पेजों में आप दे सकते हो। तो इसमें आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी दिया जा सकता है, थ्योरेटिकल में आपको थ्योरी भी लिखनी होगी। फिर क्वेश्चन के लिए डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है, तो डेरिवेशन करना होगा, फॉर्मूला कैसे आएगा, फॉर्मूला लाने के लिए आपने क्या डायग्राम बनाया, डायग्राम पूछा जा सकता है, उस डायग्राम के बेसिस पे ग्राफ बनाना पूछा जा सकता है। तो मतलब इसमें आपको एक बड़ा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें डेरिवेशन हो गया, थ्योरी हो गई, फॉर्मूला डेरिवेशन हो गया, ग्राफ हो गया, या इस क्वेश्चन को भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। डेफिनेशन के फॉर्म में पूछा जा सकता है, डेरिवेशन की फॉर्म में पूछा जा सकता है, थ्योरी के हिसाब से, डायग्राम के हिसाब से पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल के हिसाब से पूछा जा सकता है। तो इस तरह से ये 3 क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर के। तो 3 क्वेश्चन 4 नंबर के 12 नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे, और 3 क्वेश्चन 3 नंबर के 9 नंबर के। तो अगर इन सब का टोटल किया जाए तो टोटल नंबर आता है 56, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखा जाए तो 30 क्वेश्चन आते हैं। तो 30 क्वेश्चन होंगे 56 नंबर के, और सारे क्वेश्चन जो है हर एक चैप्टर में से आएंगे। ऐसा नहीं है कि 17 चैप्टर में से इस 56 को कैसे डिवाइड किया गया, तो आसानी से डिवाइड किया गया है, और हर एक चैप्टर में से कोई ना कोई किसी न किसी तरह का क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो देखा जाए फिजिक्स में सारे जो चैप्टर्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, और सारे चैप्टर्स कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे स्ट्रांग होंगे, तभी आप जो है इस एग्जाम पैटर्न में अच्छा कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं जो मैंने आपको सिलेबस इंट्रोडक्शन दिया और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो एग्जाम पैटर्न बताया वो आपको समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट क्लासेस में अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि दिसंबर तक मैं आपको कंप्लीट सिलेबस देने की कोशिश करूंगा, जिसमें आपको उस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चंस भी होंगे, नोट्स भी होंगे, उनका मतलब क्वेश्चंस चैप्टर का जो डेरिवेशन पार्ट है वो भी समझाया जाएगा, थ्योरेटिकल पार्ट भी समझाया जाएगा। तो आज वाली क्लास में हम केवल सिलेबस इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे, वो आज कंप्लीट हो जाता है। धन्यवाद, थैंक यू।